next question is, what is the role of prevention and when we should start prevention? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि प्रिवेंशन का रोल क्या है और कब शुरू करना चाहिए। तो पहले मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि कब करना चाहिए प्रिवेंशन शुरू। मेरे मित्र बताएंगे प्रिवेंशन किस एज में शुरू करना चाहिए। उसी वक्त से अगर आप कोई आप एज डिफाइन कर दो कि 30 साल, 40, 50, 10, 28, 29 सब एग्री करते हैं इस बात को। जब सिग्नल देना शुरू करे बॉडी। बाकी और कोई चेंज करना चाहेगा कुछ? हाँ, आपका नाम क्या है? हाँ जी, आप क्या करते हैं? रिटायर्ड? गवर्नमेंट जॉब में थे? अच्छा अच्छा, थैंक यू। सब इनके लिए क्लैप करो। जो हमारी ज़िंदगी है उसका ये साइकिल आप देखो ना कि अगर हम बर्थ से लेके डेथ तक अगर देखें तो जो जर्नी है उसमें हमारे को जो प्रिवेंशन है वो यहाँ से बचपन से शुरू करना है। इसको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का मतलब है कि बचपन में बच्चे को एजुकेट करना है कि तुमको अपनी हेल्थ का कैसे ख्याल रखना है। उसमें उसको उस टाइम पे कोई रिस्पेक्टर नहीं नज़र आएगा, लेकिन उसके जो पेरेंट्स हैं, उसकी जो टीचर्स हैं, उनकी फैमिली है, उनका ये फ़र्ज़ है कि उसको एजुकेट करें। हमारे को कल भी एक आए थे, वो बोलते कि मेरा बच्चा जो है वो ये नहीं खाता, वेजिटेबल नहीं खाता, मेरा बच्चा जो है वो ये चिप्स ज़्यादा खाता है, वो बर्गर ज़्यादा खाता है, कोक ज़्यादा पीता है। तो वो हमारा फ़र्ज़ है उसको एजुकेट करना कि क्या हेल्दी है। उसको बचपन से ही अगर हम हेल्दी फूड खिलाएंगे तो उसकी वही हैबिट बाद में हेल्दी रहेगी। और दूसरी बात यह है कि जो नेक्स्ट स्टेज होती है हमारी, जिसको हम प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन के बाद प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन होती है जब रिस्क फैक्टर आने शुरू होते हैं, बंदा टीनेजर हो जाता है, उसके बाद वो उसके दोस्त बोलते हैं यार सिगरेट पीते हैं, चलो बाथरूम में छुप के, कैसा लगेगा तुझे। उसके बाद छुप छुप के शराब पीना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद वो बंक मारते हैं क्लास से, पिक्चर देखने जाते हैं, वो इधर उधर घूमते फिरते हैं, कोई ड्रग लेना शुरू कर देता है। रिस्क फैक्टर आने शुरू हो जाते हैं लाइफ में, ठीक है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाता है, वीडियो गेम खेलते रहते हैं, उसके बाद वेट गेन होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद जो है अगर हम उस स्टेज में आइडेंटिफाई कर लेंगे रिस्क फैक्टर को, तो वो उसको उसी टाइम पे हम रोक सकते हैं प्रोग्रेशन को अगली स्टेज में जाने से। उसके बाद स्टेज आती है कि जब डिजीज़ के सिम्टम आने लगे, जैसे मैडम ने कहा कि जब अर्ली सिम्टम आने लगे, तो वो थर्ड स्टेज है। उस स्टेज में भी अगर हम पता लगा लेंगे तो हम उसको नेक्स्ट स्टेज में जाने से रोक सकते हैं। हम तभी से अगर जैसे योगा शुरू कर देंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू कर देंगे, मेडिटेशन कर लेंगे, म्यूज़िक सुन लेंगे, अपनी डाइट को कंट्रोल कर लेंगे, तो आपको शायद दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है जिसमें कि फ्रैंक आपको कॉम्प्लिकेशन होना शुरू हो गया। उस टाइम पे फिर आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, एंजियोग्राफी करानी पड़ेगी। उसमें हो सकता है कि आपको कोई ऑपरेशन कराना पड़ जाए, कोई स्टेंट डलवाना पड़ जाए। तो वो नेक्स्ट स्टेज है जिसको हम इंटरवेंशन बोलते हैं। तो अभी जो हमारी प्रेजेंट स्थिति है उसमें जो है इंडिया में सब लोग इंटरवेंशन बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस कर रहे हैं। कि अभी मेरे सीनियर यहाँ पे बैठे हैं ऑर्थो के डॉक्टर राणा, अब इनके पास पेशेंट तभी आता है जब उसकी हड्डी टूट जाती है, लेकिन वो हड्डी कई बार होता है कि उसके बैड पोस्चर की वजह से या बैड उसके जो वो गेम खेलते टाइम उसका पोस्चर ठीक नहीं होता है, या वो अपना एक्सरसाइज ठीक से नहीं करते, या कोई अनयूजुअल एक्सरसाइज कर देते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए थी, तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो लेकिन हम नहीं करते उसको, हम सोचते क्या बकवास है यार, डॉक्टर ऐसे ही बोलते रहते हैं। लेकिन प्रिवेंशन जो है वो ज़रूरी है। आप प्रिवेंशन अगर करोगे तो बहुत सारी इंजरीज से आप बच सकते हो, लेकिन हम करते नहीं। हम वेट करते हैं कि गिरेंगे, फिर वो फ्रैक्चर होगा, फिर हम जाएंगे कि चलो जी अब इसको ठीक कर लीजिए फ्रैक्चर को। वैसे ही हार्ट में भी ऐसे होता है, जब वो थोड़े बहुत हमारे को सिम्टम आने लगते हैं या रिस्क फैक्टर हो जाते हैं तो हम नहीं कंट्रोल करते। हम वेट करते हैं कि जिस दिन, चाहे हो सकता है कि उस दिन कुछ ना हो, 5 साल के बाद हो सकता है 10 साल के बाद हो, लेकिन रिस्क फैक्टर तो हमारी बॉडी में है। अब हमारे अगर गाड़ी में कोई खराबी है, हम उसको चला रहे हैं, तो जरूरी थोड़ी कि उसी वक्त एक्सीडेंट हो जाएगा। हो सकता है कि ना हो, हम चलाते रहे 6 महीने चलाते रहे,
साल के बाद चलाते रहें, लेकिन किसी दिन जब होगा तो फिर वो फेटल भी हो सकता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम किस स्टेज में क्या करते हैं। और नेक्स्ट इसमें ये है कि हमारे को ये जानना ज़रूरी है कि जब एक बार इंटरवेंशन हो गया तो उस टाइम ये सोचना नहीं है, जब आपको बोलते हैं आपका हार्ट अटैक आया, आपको एकदम खोलना पड़ेगा आर्टरी, तो सोचते रहते हैं नहीं नहीं अभी हम डिसाइड करेंगे, क्रूशियल टाइम वेस्ट करते हैं। वो आगे मैं आपको बताऊंगा अपनी स्लाइड्स में कि उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होता है। तो उस स्टेज में हमारे को कराने के बाद इंटरवेंशन, फिर हमारे को आगे रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है कि वापस हम उसी काम पे जा सकें जो हम पहले करते थे। अगर हम वो काम उतनी ही एफिशिएंसी से करेंगे तो इसका मतलब हमारा ट्रीटमेंट ठीक चला हुआ है। उसके बाद जब आप उतनी एफिशिएंसी से करने लगोगे, फिर हमारे को अगेन ये ध्यान रखना है कि दोबारा वही वाली प्रॉब्लम ना हो सकता है 5 साल के बाद हो जाए, हो सकता है 10 साल के बाद, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी दोबारा प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर हम उसको प्रिवेंट करेंगे तो हम उसको पोस्टपोन भी कर सकते हैं और उसको टोटली भी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये सारा जो मैंने आपको साइकिल दिखाया, ये हमने प्रपोज किया था, हमने एक ग्रुप फ्लोट किया था पूरे वर्ल्ड में, उसमें टॉप के सारे लिए। तो इसमें क्या है, एक तो आपका स्टेजेस ऑफ लाइफ है, दूसरे ये है कि इसको ये सारा कुछ करने के लिए खाली एक सिंगल डॉक्टर नहीं कर सकता। मुझे कई लोग पूछते हैं कि हम किसके पास जाएं। तो देखो ये डिपेंड करता है कि जब आप फर्स्ट स्टेज में हो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में, तो आप एक तो आपके टीचर्स और आपके जो पेरेंट्स हैं उनको नॉलेज होनी चाहिए कि हमको क्या एडवाइस देने हैं बच्चों को। नेक्स्ट होता है कि जैसे प्राइमरी प्रिवेंशन है तो रिस्क फैक्टर भी हैं, तो उस टाइम पे हम जैसे अगर योगा सीखना है तो हम किसी प्रॉपरली जिनको योगा आता है, जिनको मालूम है कि कौन सा योगा क्या बेनिफिट देता है, जिनको ये मालूम है कि हार्ट डिजीज़ के पेशेंट को कौन सा योगा नहीं करना चाहिए और कौन सा योगा है जो करने से हार्ट डिजीज़ के पेशेंट को बेनिफिट होता है। तो अगर हम किसी लर्नेड के से ये सीखेंगे तो हमारे को ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो हमने ये सोच के सब लोगों को एकत्रित करके हमने एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस किया था 2011 में, जिसमें हमने 400 डेलीगेट्स आए थे पूरी वर्ल्ड से, 46 स्पीकर बाहर से आए थे दूसरी कंट्री से और 55 इंडिया से आए थे। तो 2 दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें हमने ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी चीज़ को कहाँ पे इस्तेमाल करना है और कहाँ पे नहीं करना। और वो पूरा साइंटिफिक था, पूरी रिसर्च पेपर जो पब्लिश्ड है उनको ढूंढ के, योगा के लिए हमने बहुत सारे रिसर्च पेपर ढूंढे हंड्रेड्स के हिसाब से, फिर उनको बताया कि कौन सा योगा कहाँ पे करने से क्या बेनिफिट होगा और कहाँ पे नहीं करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बीमारियां कि उस स्टेज पे नहीं करना चाहिए, तो वो भी पता होना चाहिए। तो वो सारा हम हर बार फिर हम करते थे। फिर वो इतना लोगों को पूरी वर्ल्ड में बाहर ज़्यादा जल्दी स्प्रेड हो गया। इंडिया में वो अभी भी धीरे धीरे धक्के से बैलगाड़ी में बैठ के चल रहा है आगे, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ ने एकदम कैच किया। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने 2012 में अपनी गाइडलाइन में बोल दिया कि टीम वर्क होना चाहिए। टीम वर्क में क्या होता है कि कार्डियक सर्जन होता है, कार्डियोलॉजिस्ट होता है, कार्डियक एनेस्थेटिस्ट होता है, नेफ्रोलॉजिस्ट होता है, किडनी का डॉक्टर, डायबिटीज़ का डॉक्टर, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट होता है लंग्स का, हर चीज़ का, आई के डॉक्टर, यहाँ पे गायनी के डॉक्टर हैं। सब डॉक्टर डिसाइड करते हैं मिलके कि क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। हमारे कोई लेडी है, उसको गायनी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको हार्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, बॉडी तो एक है, अब डॉक्टर अलग अलग हो गए। अब पेशेंट एक के पास जाता है वो कुछ दवाई लिख देता है, दूसरे के पास जाता है वो अपनी दवाई लिख देता है। कई बार ओवरलैप हो रही होती है दवाइयाँ, कई बार मैच नहीं करती, वो एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं कर रही होती, लेकिन आपस में क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं है अगर, तो पेशेंट को पता नहीं लगेगा, डॉक्टर को भी पता नहीं लगेगा। वो सोचेगा नेफ्रोलॉजी वाले का ट्रीटमेंट चल रहा है और नेफ्रोलॉजी वाला सोचेगा यार कार्डियोलॉजी वाले का चल रहा है, तो वो एक नो मैन लैंड में चले जाते हैं। मैं बहुत बार देखता था कि पेशेंट ऑपरेट होता था, 90% पेशेंट ठीक होकर चले जाते बिना किसी प्रॉब्लम के, 10% होते हैं जिसको और मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर उस मल्टीपल प्रॉब्लम वाले पेशेंट को कोई ओन अप नहीं करता था, कोई ये नहीं बोलता था हाँ ये मेरा पेशेंट, वो बोलता है हाँ ये नेफ्रोलॉजी वाले का, नेफ्रोलॉजी वाला बोलता नहीं ये तो कार्डियोलॉजी वाले का, तो वो निगलेक्ट हो जाता था। इसलिए फिर हमने कहा कि एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए कि सबको साथ में लेके आओ। फिर इसमें भी ऐसे होता था कि अनकन्वेंशनल थेरेपी का भी मिसयूज़ हो रहा था, उसका प्रॉपर पता नहीं था कि कहाँ पे यूज़ हो रहा है इसका। तो वो कई जो होते थे वो ऐसे बोल देते थे कि हम हार्ट की सारी ब्लॉकेजेस दूर कर देंगे योगा से, और लोग फिर वेटिंग में ही वो योगा करते रहते थे और हार्ट अटैक से ही मर जाते थे। तो वो भी बात गलत है
कि उसका सही इस्तेमाल कहाँ करना है और किस स्टेज पे क्या करना है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जो योगा के एक्सपर्ट हैं वो भी हमारे कैंप्स में आते हैं, तो हम उनसे नॉलेज लेते हैं, वो हमारे से शेयर करते हैं कि क्या चीज़ कैसे है। तो उनकी भी अगर मिल के काम करें तो पेशेंट को ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो ये सोच के हमने ये शुरू किया था। उसके बाद अब 10 साल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत सारे कंट्रीज़ में इसको फॉलो कर रहे हैं। और इसको अगली हमारी कॉन्फ्रेंस जो है पेरिस में, टोक्यो में हमने की है। उससे पहले हमने जापान में एक बार और की थी, ओबीहिरो में, सिंगापुर में 2 बारी करी है, दुबई में हमने करी है। तो ये ऑरलैंडो में, यूएसए में करी थी हमने, ऑरलैंडो में, फ्लोरिडा में। तो ये पूरी वर्ल्ड में जो है हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट होना चाहिए, कि अगर किसी को कोई बीमारी हो जाए तो उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, तो उसमें कंसेंसस होना चाहिए। हमारे बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको कि जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है। तो अभी डॉक्टर साहब भी आए हुए थे कैंप में, तो इन्होंने बहुत सारे पेशेंट देखे होंगे जिनको हार्ट की प्रॉब्लम भी थी। तो अगर हमारा हार्ट का पेशेंट ऑपरेशन करा के जॉइंट की प्रॉब्लम की वजह से वॉक नहीं कर पा रहा, तो उसको दोबारा हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ जाता है। और कई बार ये जॉइंट्स के जैसे सर्जरी करते हैं तो पेशेंट को हार्ट की अंडरलाइंग प्रॉब्लम हो, तो ऑपरेशन के बाद कई बार हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। तो हमारी स्पेशलिटीज़ इंटरलिंक्ड हैं, हम ऐसे अलग अलग नहीं कर सकते परफॉर्म, हमको एक दूसरे के साथ मिलके ही करना पड़ता है काम। तो वैसे पेशेंट को भी हमारे साथ मिल के समझना चाहिए कि हमारा क्या प्रोसीजर है, क्या क्या हमारे को प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या रिस्क फैक्टर है। कई बार पेशेंट जॉइंट की सर्जरी के लिए आता है लेकिन उसको हार्ट की प्रॉब्लम निकल जाती है, वो पेशेंट मानता नहीं, नहीं मैं तो ठीक हूँ जी, मैं तो ऑपरेशन कर दूँ मेरा। अगर उसका ऑपरेशन कर दिया, एनेस्थीसिया का रिस्क ज़्यादा हो जाएगा, उसको बाद में कॉम्प्लिकेशन का रिस्क ज़्यादा होगा। तो हर डॉक्टर को उसकी सेफ गार्ड करनी है कि भी इसको क्या प्रॉब्लम है। तो अगर हम उसको इग्नोर कर देंगे तो पेशेंट प्रॉब्लम में फंस जाएगा। तो ये सारी बातें जो हैं ये पेशेंट्स को भी समझ में आनी चाहिए कि भाई क्यों हमारे लोग, वो बोलते हैं ऐसे फालतू में, डॉक्टर तो फालतू में टेस्ट करी जा रहे हैं, हम तो आए थे घुटने के ऑपरेशन के, ऐसे ही हार्ट के चक्रों में डाल दिया हमारे को। तो उसमें हमने पेशेंट की सेफ्टी देखनी है, हमने कोई ये थोड़ी है कि घुटना चेंज करके भेज देना चाहे हार्ट अटैक से मर जाए पेशेंट। नेक्स्ट, तो मैं ये आज आपको एम्फसाइज करना चाहूँगा कि इट इज़ नेवर टू यंग टू स्टार्ट टेकिंग प्रिवेंशन। तो बचपन से ही शुरू करिए, और जैसे ही आप किसी भी स्टेज में हो, वो टू ओल्ड भी नहीं है कभी कि आप सोचो कि मैं 80 का हो गया तो अब मैं छोड़ दूँ प्रिवेंशन, ऐसे नहीं है। हर स्टेज पे हमारे को प्रिवेंशन करनी है, ठीक है। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे को हर स्टेज में अपनी तरफ से टेस्ट नहीं, आजकल बहुत सारे लोग हैं वो अपने आप ही टेस्ट करा लेते हैं। इतने सारे व्हाट्सएप पे आते हैं हमारे को टेस्ट, कैंप में लेके आए इतने इतने मोटे मोटे टेस्ट कराए हुए हैं, कराई जा रहे हैं। लेकिन उनसे मैं पूछता हूँ कि भाई साहब क्या आप 40 मिनट की वॉक कर सकते हो? बोला नहीं वो तो बड़ा मुश्किल है, टाइम नहीं है। ये टेस्ट कराने के लिए आपके पास टाइम उसके प्रिवेंशन करने के लिए टाइम नहीं। अब टेस्ट कराने से कोई ठीक हो जाएगी बीमारी? उसमें 10 दफ़ा आ गया कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, एक लैब से टेस्ट कराते हैं ना, फिर उसके बाद दूसरी से कराते हैं काउंटर चेक करने के लिए, बोलते हैं इसमें तो आया था 250, उसमें आ गया 265। तो मैंने कहा यार उसमें क्या फ़र्क है, फिर भी ज़्यादा ही है। किसी के ट्राइग्लिसराइड 400, आज एक देखे उसमें 450 ट्राइग्लिसराइड थे, नॉर्मल वैल्यू 150 होती है। तो आप सोचो कि, और इतनी सारे उनके टेस्ट थे, मतलब पढ़ते पढ़ते हम थक जाते हैं, गर्दन थक जाती है हमारी देख देख के कि कितने टेस्ट करा दिए इन्होंने। और उसके बाद पेशेंट नहीं लाया हुआ है, पेशेंट घर पे है। तो अब बिना पेशेंट देखे आप टेस्ट के बेस पे आप बोल सकते हो कि इसको क्या बीमारी है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी स्टेज में क्या करना है। और जो हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं, जो हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बेस पे हमारे कॉलेज के जो है ना स्टूडेंट्स, वो दूर दूर तक यूएसए में भी हैं, एम्स के जो डायरेक्टर हैं वो भी हमारे कॉलेज के, पीजीआई के डायरेक्टर थे वो हमारे कॉलेज के। वो क्यों इसलिए दूर दूर तक छाए हुए हैं? क्योंकि हमारी क्लिनिकल टीचिंग बहुत अच्छी थी। वो जो पढ़ाते थे ना, वो हमको आज तक याद है। और डॉक्टर राणा के जो एल्डर ब्रदर हैं वो इसके गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के थे, वो हमको पढ़ाते थे। और वो बातें अभी भी हमको ऐसे पिक्चर बनी है दिमाग में, मूवी चलती है, अगर पेशेंट सामने आता है ना तो जैसे पढ़ाते थे कि ये करना है, ऐसे करना है, वो उनकी शक्ल भी दिखती है, उनके एक्शन भी दिखते हैं, और वो चीज़ याद रहती है। तो वो क्लिनिकल एक टीचिंग है जो इतने साल
10-12 साल लगा के आप एक कार्डियोलॉजिस्ट बनने में 12 साल आफ्टर एंट्री इनटू मेडिकल कॉलेज लग जाते हैं। 12 साल कॉन्टिन्यूस बोल रहा हूँ, बाकी जो टेस्ट देने के लिए कई लोगों को 1 साल 2 साल तैयारी करने में लग जाए, बीच में एमएस की तैयारी में, एमसीएच की तैयारी में, वो अलग है। तो इतने 14, 15, 16 साल खर्च करने के बाद भी पूरा डॉक्टर नहीं बनता है। फिर एक्सपीरियंस के साथ ग्रेजुअली नॉलेज बढ़ती जाती है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करते रहते हैं। उसको आप एक गूगल के सर्च से कैसे रिप्लेस कर सकते हो? फिर तो इतने 16 लाख लोग बैठते हैं टेस्ट में, उसमें से थोड़े से हैंडफुल जो है एमबीबीएस में सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद उनमें से हैंडफुल जो होते हैं वो आगे पीजी में सिलेक्ट होते हैं। तो उसके सुपर स्पेशलाइजेशन में उसमें से भी एक लिमिटेड से लोग सिलेक्ट होते हैं। उसको आप रिप्लेस कर रहे हो गूगल सर्च से, जिसमें कि ये भी नहीं पता कि किसने उसके लिखा हुआ है। गूगल में कोई भी डाल सकता है, आप भी डाल सकते हो। आप घर में एक चूरन बनाओ और डाल दो कि इससे हार्ट डिजीज़ ठीक हो जाती है, कोविड ठीक हो जाता है, गूगल सर्च में आ जाएगा। उसके बहुत सारे आप अपने फ्रेंड्स में उसको सर्कुलेट कर लो और उसको जो है पॉपुलराइज कर लो। ये 1 मिलियन व्यूज़ हो जाएंगे। आजकल पेड व्यूज़ भी हो जाते हैं कि आप पे करो और इतने मिलियन हो गए, तो आप कुछ भी बेच सकते हो। आप यू कैन सेल एनीथिंग, बट दैट डज नॉट बिकम मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट जो है हमारी एविडेंस बेस्ड होती है। उसमें करोड़ों लोगों पे, लाखों लोगों पे पहले रिसर्च होती है, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल होते हैं, तब जाके फिर वो उसमें एविडेंस आता है, फिर वो यूज़ होती है क्लिनिकली। उसके बाद भी उसको विड्रॉ कर लेते हैं अगर वो बाद में लगे ना कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में कि अब ये ठीक नहीं है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। लेकिन अब तो कोई भी अपना डाल देता है कि मैं हर चीज़ का ठीक कर दूंगा इलाज, कैंसर का भी कर दूंगा, हर चीज़ का इलाज कर दूंगा। तो वो ऐसा किसी भी कंट्री में नहीं है, सिर्फ इंडिया में पॉसिबल है कि आप बिना पेशेंट देखे ही, रिपोर्ट देखे बिना भी इलाज कर दोगे पेशेंट का। जन्मपत्री देख के जैसे पंडित बता दे सकते हैं ना कि ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वैसे ही बता देते हैं कि इसको हार्ट अटैक होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। अभी मेरे से सवाल पूछ रहे थे मेरे फ्रेंड्स कि हमको कैसे पता लगेगा कि हमारे को कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। तो देखो, अब ये एक सिंपल सा क्वेश्चनर है कि हमारे को क्या क्या प्रॉब्लम है, हमारी कोई फैमिली हिस्ट्री है कि नहीं, है ना, हम स्मोक करते हैं कि नहीं, हम अल्कोहल लेते हैं कि नहीं, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है कि नहीं, हम डायबिटीज़ है कि नहीं, हमारे को सेडेंट्री लाइफस्टाइल है कि नहीं, हमारे को ओबेसिटी है कि नहीं। ये सारी बातें जो है ना हम देखते हुए, और उसके बाद एक क्वेश्चन मैं और ऐड करना चाहूँगी कि हम लोग सोशलाइज करते हैं कि नहीं, हम एक स्टडी रिलेशनशिप में हैं कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट अब क्वेश्चन है कि हम अपने साथियों के साथ प्रेम से मिलते हैं कि नहीं, हम अपनी फैमिली के साथ ठीक से रहते हैं कि नहीं, और हम एक स्टडी रिलेशनशिप में रहते हैं कि नहीं। अगर हम लड़ाई झगड़े में ही रहते हैं सबके साथ तो ये एक रिस्क फैक्टर है। तो अगर इनमें से आपको 2-3 रिस्क फैक्टर हैं तो बेटर कि आप किसी अच्छे कंसल्टेंट को जाके मिलो और अपने आप को इवैल्यूएट करो।